नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और अगर देखा जाए, आज सुबह उठते ही बहुत बड़ा दिन था किसानों के लिए, क्योंकि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का एक भाषण किसान सोच भी नहीं सकते थे कि आज उनको इस दिन क्या मिलने वाला है। जी हाँ, काफ़ी संघर्ष के बाद किसानों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। किसान जो है वो कहीं ना कहीं खुशी जो है वो अपनी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आशंका भरे सवाल हैं। सवाल ये है कि इतने देर लगा दी, लगभग 11 महीनों से संघर्ष, पिछले नवंबर से संघर्ष जो था किसानों का चल रहा था, लेकिन इतनी देर लगी, देर आए दुरुस्त आए, हम यही बोलेंगे। आज इसी सब पे चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं हमारे साथ। आपको बता दें, रितेश जी हैं, रितेश गुप्ता जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्हीं के साथ कुलदीप जी हैं, ये एक लीडर है, कांग्रेस के नेता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जर्नलिस्ट अतुल सूदन जी हैं, जो कि आज इसी टॉपिक के ऊपर, आज इसी पे चर्चा करेंगे। आखिर इनका क्या कहना है, आम आदमी इसको किस तरीके से देख रहा है। सीधी बात, पहले रितेश जी से ही जानने की कोशिश करेंगे। रितेश जी, आज किसानों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, बहुत खुशी का दिन है। देर आए दुरुस्त आए, काफी समय लग गया, लेकिन आज जो 3 किसान कानून बिल जो है वो वापस ले लिया गया। इस पे आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल राविया जी, मैं यही कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। और ये सिर्फ किसानों के लिए खुशी का दिन नहीं है, मुझे लगता है कि ये देश की जनता के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि आप किसानों के ऊपर वो चीज़ थोप रहे थे वो जो चाहते नहीं थे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आपकी बहन की शादी है और शादी मैं करवा रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ आपकी बहन की शादी करवाने वाला? ये फैसला तो आपने लेना है ना। यही सरकार कर रही थी किसानों के साथ। बहुत अच्छा हुआ 3 किसान बिल वापस ले लिए गए। 11 महीने हुए थे किसानों को इस धरने पे बैठे हुए। अब मेरी एक डिमांड और है। 750 के करीब किसान शहीद हुए हैं, तो अब सरकार का ये राइट बनता है और किसानों का ये राइट बनता है कि सरकार उन 750 जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को मुआवजा दे, क्योंकि ये 11 महीने और जो जिंदा बचे हैं उनकी मेंटल हरासमेंट कितनी हुई है। वो 2 डिग्री की सर्दी में 45 डिग्री की गर्मी में भी बैठे रहे हैं वहां पे लोग, फिर भी बच गए। तो उन शहीदों के परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ अब एज ए जम्मू कश्मीर के सिटीजन होने के नाते, क्योंकि अब सरकार बैकफुट पे आ रही है, तो मेरी डिमांड है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा भी वापस दिया जाए जी। अगर एक सेकंड मैं बात कंप्लीट कर लूं, अगर लद्दाख की पीआरसी लौटाई जा सकती है, लद्दाख को स्टेट सब्जेक्ट लौटाया जा सकता है, तो हमारा स्टेट सब्जेक्ट क्यों नहीं लौटाया जा सकता? और दूसरी बात, लद्दाख वालों की 4 सीटें थी असेंबली में, आप उनको असेंबली देने जा रहे हो 27 सीटों वाली। और हमें ना तो यहाँ पे चुनाव करवा रहे हो, ना हमारा राज्य का दर्जा दे रहे हो। और मेरी आपके माध्यम से डिमांड है कि पहले हमें राज्य का दर्जा दें, फिर चुनाव करवाएं। अगर आप पहले चुनाव करवाओगे तो फिर आप हेरा फेरी करोगे। तो मैं एज ए सिटीजन होने के नाते, एज ए सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, मेरी आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त है, केंद्र से, कि हमें राज्य का दर्जा पहले दिया जाए, उसके बाद चुनाव करवाए जाए जी। कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से रितेश जी ने कहा है कि अगर ये बिल वापस ले सकते हैं, शंकाजनक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जम्मू के भी लोगों को देखा जाए, जम्मू के लोगों को भी इनका जो राइट है वो मिलना चाहिए। हमारे साथ कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी, आप एक नेता हैं और किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मतलब कि अगर देखा जाए कि आज भाजपा के हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने केंद्र में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं सब देशों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके का आज फैसला लिया गया, 11 महीने लगभग नवंबर में बैठे थे ये लोग, और काफी लोगों ने, जिस 750 लोगों ने अपनी शहादत जो है वो भी दे दी, जान की कुर्बानी दे दी, आज जाके ये फैसला उन लोगों के लिए आप किस तरीके से देखती हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू राबिया जी। जो 11 महीने तक हमारे किसान भाई एजिटेशन करते रहे हैं, आज उनके लिए खुशी का दिन ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि जो ये 3 काले कानून हमारे किसान भाइयों के ऊपर थोपे जा रहे थे, उनको जो वापस लिया है। ये आप भी समझ सकते हैं, आम जनता जो हिंदुस्तान की है वो ये समझ सकती है कि जो ये आज रात को ही फैसला लेना पड़ा कि हमने जो काले कानून वापस लिए हैं, ये 3 किसानों के प्रति थे, वो इनको पूरे हिंदुस्तान के अंदर पता चल चुका है कि भाजपा जो है बैकफुट पे आ गई है। इन्होंने यूपी के अंदर भी सर्वे किया है, वहाँ पे भी जो किसान थे इनके एंगेस्ट हैं।
इन्होंने, चाहे आप हिमाचल की बात कीजिए जहां पे इनके सीएम बैठे हुए थे, उनके घर से इनकी जो है कुर्सी खिसक चुकी है। तो हमें एक दुख ये है कि जो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 महीने तक सोए रहे, रातों रात इनकी नींद कैसे खुल गई है कि इनको जो काले कानून थे वापस लेने पड़े। जी अतुल जी, आप लगातार, हम लोग खबरें लगाते रहते हैं, आप भी इसको देखते आए हैं। लास्ट नवंबर से चल रहा था ये, मतलब कि 3 कानून थोपे गए किसानों को। आज ऐसा क्या हो गया कि इनको वापस लेने पड़े? अब ये सही है? देखिए राबिया जी, 17 सितंबर 2020 को जब ये संसद में तीनों कृषि कानून जो है वो पास किए गए, तब से ही लगातार तमाम किसान संगठन, हम ये नहीं कह सकते, जरूर मीडिया के एक पक्ष ने ये बताया होगा कि ये सिर्फ पंजाब का ही एक आंदोलन था, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष में इस आंदोलन की चिंगारी जो है वो देखने को मिल रही थी। शायद उसी का नतीजा है जो आज ये कृषि बिल जो है वो तीनों वापस हुए हैं। तो उसी दिन से लगभग 17 सितंबर से ही जो है किसानों का ये कहना था कि जिन लोगों के लिए ये आप कानून बना रहे हैं उसको तो आपने पूछा ही नहीं, उनको तो आपने पूछने की कहीं जहमत ही नहीं की कि हम आपके लिए ये चीज़ लाने वाले हैं, आप इससे खुश हैं या नहीं हैं। उसी को लेकर पिछले नवंबर से जो है लगातार किसान आंदोलन पर बैठे थे। बहुत कुछ देखा उन्होंने, इस बीच कई सारी हिंसक घटनाएं भी हुई। जैसे दोनों हमारे प्रवक्ताओं ने बताया कि लगभग 700 से अधिक किसानों ने अपनी जान भी गंवाई और बहुत सारी टिप्पणियां भी हुई। यहाँ तक कि कईयों ने इस आंदोलन को खालिस्तान से भी जोड़ा, कांग्रेस से भी जोड़ा। लेकिन आज जाकर जब देखा कि अभी मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना है कि जब 5 राज्यों का चुनाव निकट आते देखा और पिछले चुनाव में नतीजों को मोदी जी ने देखा या भाजपा ने देखा, और पिछले दिनों ये उत्तर प्रदेश भी गए थे और वहाँ का भी सर्वे जरूर हुआ होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने पॉलिटिकल फैसला भी बोल सकते हैं। ये तो नहीं कह सकते कि आपकी ये भी एक किस्म का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, क्योंकि 5 राज्यों की इलेक्शन जो है वो आने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, उनके ऊपर भरोसा करना तो बनता है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि इसकी घोषणा के बाद भी एक लंबा प्रोसीजर फॉलो करना है, क्योंकि ये संसद में पास हो चुके हैं और संसद में ही इनको दोबारा से जो है वो विड्रॉ करना पड़ेगा। शायद इसीलिए जो अभी हमारे पास लेटेस्ट खबर आ रही है कि किसानों ने फैसला लिया है कि वो अभी नहीं उठने वाले, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी अपने आज के अधिवेशन में कहा, अपने भाषण में ये कहा है कि शायद हम किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे हैं। तो बिल्कुल उन्होंने भी ये चीज़ मानी और हम भी ये चीज़ समझते हैं कि ये आने वाले चुनावों को देखकर भी है। और जिस तरीके से मोदी जी अपने फैसलों को और उस फैसले को किस दिन लागू करना है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध माने गए हैं। और आज का भी उन्होंने दिन उसी हिसाब से चुना, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा पर्व है, 552वां गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है। और उनकी ये कोशिश भी होगी कि पंजाब के वोटरों को, किसानों को किस तरह से साधा जाए। कुल मिलाकर ये एक अच्छा फैसला है, किसानों ने इसका स्वागत किया है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जिस तरीके से किसान अभी भी अड़िग हैं अपनी एमएसपी को लेकर, या जब तक ये पार्लियामेंट में पास नहीं होता तब तक उनका कहना है कि वो उठने वाले नहीं हैं। तो आने वाले दिनों में इसकी उपस्थिति जो है वो और स्पष्ट होगी। जी शुक्रिया अतुल जी। दोस्तों, जिस तरह से हम आपको अपडेट देते हैं जा रहे हैं, सुबह से ही आज किसान जो हैं और आम आदमी नागरिक जिस तरह से टीवी के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है कि अभी पता नहीं आने वाले क्या होगा, आपको बता दिया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक आगे प्रोसीजर करने वाली भी बात है। कुलदीप जी, जैसे कि अभी हमने अतुल जी से भी सुना और साक्षात ये संक्षेप हो रहा है कि आने वाले 5 राज्यों की इलेक्शनों को लेकर ही शायद ये जो बिल है वो वापस लिए गए होंगे। इस पे आप किस तरह की बिल्कुल बिल्कुल, ये जो 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं उसी को देखते हुए इस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 काले कानून वापस लिए हैं। लेकिन ये हमारे जो किसान भाई है इतनी जल्दी संतुष्ट नहीं होंगे जब तक ये पार्लियामेंट के अंदर बिल पास नहीं होगा। लेकिन आज एक काला कानून वापस लेंगे, कल कुछ भी करें, लेकिन इस देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस पे भी एक अगर बोला जाए तो एक दब्बा सा लगाया जा रहा था, खालिस्तानी कहा जा रहा था कि ये सारी घटनाएं जो है वो कांग्रेस ही करवा रही है। इस पे बिल्कुल, देखिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जो पार्टी है हमारी, जिनके नेतृत्व में हमारी पार्टी काम कर रही है, वो एक किसान के हक के लिए काम करती है, वो जवानों के हित के लिए काम करती है, बाकी जो व्यापारी लोग हैं उनके हित के लिए काम करती है। कांग्रेस ने कभी भी अपनी बात किसी के ऊपर नहीं थोपी। वो किसानों की बात सुनते थे, व्यापारियों की बात सुनते थे, ट्रांसपोर्टरों की बात सुनते थे, उसका सबका निचोड़ निकाल के जो लोगों के हित की बात होती थी वही कानून बनाते थे। लेकिन इस जो भाजपा है, इन्होंने जो कानून बनाए हैं अपने दिल की बात सुनाई, लेकिन लोगों के दिल की बात किसी की आज तक नहीं सुनी। बाकी कांग्रेस से इनको यही वो प्रॉब्लम है कि लोग जो हैं कांग्रेस की तरफ दोबारा
जुड़ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ बढ़ोतरी हो रही है। आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने जो हिमाचल के अंदर आज इलेक्शन हुए हैं, 4 सीटों पे चारों की चारों लेगी। कर्नाटका के अंदर जो इलेक्शन हुए 2 सीटों पे दोनों भाजपा के पास ही, एक कांग्रेस लेगी एक जे लेगी। ऐसे ही हम बिहार की बात करते हैं, वहां पे भी ये लोग फिसल गए। आज ये भाजपा जानती है, क्योंकि मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, भाजपा के लोग जो हैं हमारे कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी इसलिए करते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जिसने देश की खातिर कुर्बानियां दी हैं। इस कांग्रेस के अंदर चाहे वो इंदिरा जी की बात करते हैं, चाहे राजीव गांधी जी की बात करते हैं, या और दूसरे नेतागण थे, उन्होंने देश की खातिर अपनी जान कुर्बान की है। भाजपा के लोगों की आप टिप्पणी करें, आज तक तो भाजपा के लोग जो कहते हैं, इन्होंने तो हिंदुस्तान का झंडा भी नहीं अपनाया था, आज इनको हिंदुस्तान की बात याद आ रही है। ये तब कहाँ थे जब देश के अंदर मुसीबत ही, देश 2 भागों में बंट रहा था, जब आज हमें हिंदुओं के नाम पे भड़काए जा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम। मुझे ये बात बताइए, पिछले 70 सालों में मुसलमानों ने हमें क्या किया? हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, शेड्यूल कास्ट भी थे, ब्राह्मण भी थे, राजपूत भी थे, लेकिन इस भाजपा ने हमें मजहब के नाम पे बांटने की कोशिश की थी। कुछ हमारे भाई थे जिसमें हम भी हो सकते हैं, इनके भड़कावे में आ गए, लेकिन आज जब इनकी असलियत सामने आई है, लोग सच जान चुके हैं। इस पार्टी के पे आज लोग विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों, ये इन्होंने अब मीडिया का काम होता है कि अंदर की बात जो है वो आप तक पहुंचाई जाए, आखिर क्या चलता है क्या नहीं है। हमारे साथ अतुल जी, जिस तरह की अगर देखा जाए अपोजिशन कहीं ना कहीं खास करके जम्मू में देखा जा रहा है खत्म होती जा रही है। कांग्रेस के नेता लोग भी आज चुप्पी साध के बैठे हैं, क्योंकि वो 2 गुटों में जो है आज कांग्रेस जो है वो बट रही है। काफी समय से देख रहे हैं हम लोग कि लगभग 20 दर्जन के करीब जो कांग्रेस बड़े नेता हैं उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी से दे दिया हुआ है। इस पे आप क्या कहेंगे? राबिया जी, पिछले दिनों ही जो हमने देखा कि लगभग 2 दर्जन के आसपास कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेताओं ने जो है अपने पदों से रेजिग्नेशन जो है कांग्रेस की जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी जी को सौंपा है। ऐसे में ये एक बिल्कुल ही झटका तो है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उसमें एक बड़े नेता हैं जिनका काफ़ी जनाधार रहा है, कुछ उसमें पूर्व मंत्री रहे हैं, कुछ पूर्व MLA रहे हैं, MLC रहे हैं। लेकिन ये कहना कि जम्मू कश्मीर से अपोजिशन ख़त्म होती जा रही है, ये भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। हमने पिछले दिनों देखा है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, कांग्रेस हो, सबने समय समय पर अपना विरोध जरूर जताया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जिस तरह के हालात हैं, आज सबके सब जो है इस्तीफा देके और बड़ी पार्टी के साथ जुड़ना, कांग्रेस के लिए ये शुरू से ही एक गंभीर समस्या रही है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारतवर्ष की बात करें तो गुटबाजी जो है कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है। भाजपा से लड़ना तो वो बात की बात है, लेकिन पहले इनकी आपस में जो लड़ाई है वो जारी है। और ऐसे में मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि गुलाम नबी आज़ाद गुट के इन नेताओं का इस तरीके से अपना रेजिग्नेशन देना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। और अगर आने वाले दिनों में जिस तरीके से पंजाब में भी अभी लगातार ये गतिरोध बना हुआ है पार्टी के भीतर ही, अगर ऐसा जम्मू कश्मीर में होता है तो आने वाले चुनाव में जो है काफी नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। जी शुक्रिया अतुल जी। रितेश जी, जिस तरह की अभी इलेक्शंस की भी बात चल रही है, इलेक्शंस पता नहीं अभी जम्मू कश्मीर में कब होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह की कांग्रेस की गुटबाजी चल रही है, और गुटबाजी में देखा जा रहा है कि बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वो रिजाइन दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। और आज सिर्फ कांग्रेस की नहीं, अपोजिशन की जितनी भी पार्टीज की बात करें, सभी बड़े नेता जो हैं वो अपने आप के बचाव के लिए, या कहा जाए वो सीधा सीधा बड़ी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। आप इसको किस तरीके के देखते हैं कि कितना सच है ये एक, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ लॉलीपॉप्स देके बड़ी पार्टी के साथ जुड़ना, ये कहीं ना कहीं शंकाजनक है। देखिए रावी जी, जिसको आप गुटबाजी कह रही हैं, मैं समझता हूँ गुटबाजी शब्द ठीक नहीं है। वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा पार्टी से नहीं दिया है, अपने पदों से दिया है। वो अपनी पार्टी के ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक्स बना रहे हैं हाईकमांड के ऊपर कि गुलाम नबी आजाद जी को मुख्यमंत्री चेहरा अनाउंस किया जाए। और कहीं ना कहीं किसी हद तक व्यक्तिगत तौर पे मैं भी सहमत हूं कि गुलाम नबी आजाद जी अगर मुख्यमंत्री चेहरा प्रोजेक्ट किए जाएं कांग्रेस की तरफ से जम्मू कश्मीर में, तो कांग्रेस को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाली जो इलेक्शंस है वो किसकी लीडरशिप में लड़ानी चाहिए इनको, गुलाम नबी आजाद की या मीर साहब की? ऑब्वियसली जी, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूं और गुलाम नबी आजाद भी तो जम्मू प्रोविंस से ही बिलोंग करते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि गुलाम नबी आजाद जी की ही लीडरशिप में चुनाव लड़े जाएं। कांग्रेस को उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ना चाहिए, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है बड़ा उनके अंदर जोश आएगा, वो मजबूती से अपने आप को रखेंगे। अगर मीर साहब के अंदर वो औरा नहीं है कि वो वोटरों को अपनी तरफ खींच सकें,
तो मैं गुलाम नबी आज़ाद जी के पक्ष में हूँ। रही बात कि आप कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के लीडर अपनी पार्टी छोड़ छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो अपने घर बचाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि विधायक या मिनिस्टर तो वो अपनी पार्टी में रह के भी बन सकते थे ना। लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे खुल के बोलना पड़ेगा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, नहीं तो यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो सीबीआई, ईडी, एनआईए ये केंद्र ने अपनी प्राइवेट एजेंसीज बना ली हैं। ये उनका प्रेशर, उनका डर दिखा दिखा के दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और मैं आपको आज गारंटी लिख के देता हूं, अगर जम्मू कश्मीर जब भी यहाँ पे चुनाव होंगे और अगर कांग्रेस गठबंधन की सरकार आती है, तो जो भी लीडर अपनी पार्टियां छोड़ के भाजपा में गए थे, वापस अपने मूल पार्टियों में लौटेंगे, क्योंकि तब वो सत्ता पक्ष में होंगे और सत्ता पक्ष उनका बचाव कर पाएगा। और आज वो डर के मारे उस भाजपा में जा रहे हैं और ये सभी लौटने वाले हैं चुनावों के बाद। देखते रहिएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितेश जी। अंत में हम लास्ट कुलदीप जी से जानने की कोशिश करेंगे। कुलदीप जी, क्या लगता है कि आने वाली इलेक्शंस में कांग्रेस, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कांग्रेस अगर एक साथ हो जाती है, ये गुटबाजी बीच की खत्म हो जाती है, गुलाम नबी साहब की और मीर साहब के ग्रुप जो चल रहे हैं अगर खत्म हो जाती है, तो क्या आपको नहीं लगता फायदा सिर्फ कांग्रेस को होगा इसका? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। ये हमारी अंदर घर में जो फैमिली मेंबर हैं, आपस में कोई मनमुटाव हो सकता है, अपनी कोई बात मनाने के लिए ऐसा कुछ होगा, बाकी कोई बात नहीं है। आज़ाद साहब जो हैं हमारे नेशनल लीडर हैं, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, संभाले हुए हैं। लेकिन हम इस चीज़ को भी नहीं भूल सकते कि मीर साहब पिछले 7 सालों से दिन रात उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है। वो अपने घर में रहे हैं। इन पिछले 7 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन अपने घर रुके होंगे। बाकी उन्होंने पार्टी के लिए आज जम्मू में, कठुआ में, सांबा में, आरएसपुरा में, बिश्नाह में, श्रीनगर में, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, कोई भी ऐसा एरिया नहीं छोड़ा कि मीर साहब ने जो है कि पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहा दिया। तो आपको क्या लगता है, अभी कांग्रेस से आपको क्या लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद की लीडरशिप में इलेक्शन लड़वानी चाहिए या फिर मीर साहब की लीडरशिप में इलेक्शन लड़वानी चाहिए? देखिए, मेरा जो मानना है, इन दोनों लीडरों की लीडरशिप के अंदर ही इलेक्शन करवाने चाहिए। बाकी जो हमारा जो हाई कमान का फैसला है, हम तो उसकी लीडरशिप पे काम करते, उसे लीडरशिप के अंदर काम करेंगे जो कांग्रेस के झंडे के नीचे चलेगा। अंत में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स जो आज देख रहे हैं, इनको कोई संदेशा देना चाहेंगे आज? मेरा यही संदेशा है कि जैसा कि पहले हमारी बात हुई 3 काले कानून, हम थैंकफुल हैं इस सरकार के। लेकिन इसके साथ साथ सच्चाई ये भी है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछली इलेक्शन में 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में डाले थे, वो वाले जुमले ना दिखाएं, इस पे उतरें, खरे उतरें। 750 लोग हमारे जो किसान भाई मारे चुके हैं, उनकी भी इनको पाप लगेगा। ऐसा 11 महीने वो आंधी हुई, तूफान है, बरसात ही, गर्मी में वो लोग बैठे हैं, उनका इनको पाप लगेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन लोगों को जुमले मत दिखाना, जो आपने कहा है उस पे खरे उतरना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। दोस्तों, ये थे हमारे साथ कुछ सोशल एक्टिविस्ट, कुछ जर्नलिस्ट और साथ ही साथ कुछ लीडर, कांग्रेस के लीडर, जिन्होंने आज अपनी अपनी राय जो है आपके सामने रखी है। कमेंट बॉक्स पे आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा। कहीं ना कहीं 11 महीनों के बाद आज किसानों के मुंह पे एक रंगत, एक खुशी की लहर जो है वो देखने को मिली है। लेकिन देखना ये है कि वाकई ही ये जो लहर है बरकरार रहती है कि नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।